रतन टाटा, जिन्होंने अपने उद्यमी दृष्टिकोण और संघर्षी प्रयासों से एक नए आयाम को स्थापित किए, वे एक प्रमुख उदाहरण हैं जो कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों की महत्ता को समझते हैं। उनका संघर्ष जीवन के हर मोड़ पर नए आयामों को छूने की इच्छा और संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने व्यापारिक जगत में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा संघर्ष करके उन्हें पार किया। उनकी कठिन परिश्रम और निष्ठा ने उन्हें वहां तक पहुंचाया जहां कई लोगों के लिए संभावनाएं दूर तक दिखाई नहीं देती। आखिर रतन टाटा क्यों हम सभी के इतने प्रिय हैं? क्यों उन्होंने 4 बार प्यार होने के बाद भी शादी नहीं की? उनके पास कितना पैसा है और टाटा समूह में 100 से भी अधिक कंपनियां होने के बावजूद उनका नाम अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता? इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि टाटा ग्रुप कैसे सफल हुआ, जहां पर भारत में 90% स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। बाकी के बचे हुए में से 5 से 7% मुश्किल से 10 वर्षों तक टिक पाते हैं और 1% ही 40 से 50 वर्षों तक चलते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप 150 वर्षों से भी ज़्यादा समय होने के बावजूद भी कैसे उसी प्रकार से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है? क्यों उन्होंने फोर्ड मोटर से बदला लेने के लिए लुटाए 12,000 करोड़ रुपए? क्यों टाटा नैनो कार फेल हुई? कैसे उसकी निगेटिव मार्केटिंग की वजह से साल 2019 में मात्र एक कार की बिक्री हुई और उसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूं, तो बस आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, उसमें एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थीं। अगर इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल और शिमला के सिपस कॉटन स्कूल से की। 1948 में जब वह केवल 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम नोवेल टाटा है। बचपन में इनको क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पूरी की और इसके बाद 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जोन्स एंड इमोन्स से किया। वहां पर उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक कार्य किया और उसी दौरान उनको वहां पर एक लड़की से प्रेम हो गया था और उनकी उस लड़की से शादी भी होने वाली थी। लेकिन अचानक से उनको भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनको अपनी दादी से मिले हुए लगभग 7 साल हो गए थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वह सोचते थे कि जिससे वह शादी करेंगे वह उनके साथ भारत में आकर उनके साथ रहे। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लड़की के माता पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया और जब वह भारत में थे उसी दौरान लड़की के माता पिता ने उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से करा दिया और तभी उन्होंने शादी न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से, नहीं तो किसी से नहीं। उनके व्यक्तित्व और अनुशासन में उनकी दादी का एक अहम योगदान था। उन्होंने ही रतन टाटा को सिखाया कि नैतिकता क्या होती है, अनुशासन क्या होता है और कैसे ये हमारे जीवन मूल्यों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको आज भी उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आ जाएंगी। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की और शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में कई वर्षों तक काम किया। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय तक नेल्को काफ़ी घाटे में चल रही थी, जिसको रतन टाटा जी ने अपनी मेहनत के दम पर अगले 3 सालों में खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा।
और यह रतन टाटा जी के जीवन में आया पहला बड़ा फेलियर था। सन 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया और उस समय टाटा ग्रुप कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% का। सन 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और ऐसा लग रहा था कि आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया। टाटा पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम भारतीयों का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में स्वदेशी रूप से बनी भारत की पहली कार इंडिका लॉन्च की। लेकिन ऑटो एनालिसिस्ट ने इसे पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया और जिसका नतीजा टाटा इंडिया के सेल पर हुआ और इसकी सेल न होने की वजह से टाटा इंडिका 1 साल के अंदर ही फ्लॉप हो गई। इससे टाटा मोटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। तब कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि वह पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दें। तब फोर्ड मोटर्स कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों के बीच मीटिंग हुई और करीब 3 घंटे की मीटिंग चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूठा था और उसने रतन टाटा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं और तुम्हें इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। फोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह टाटा ग्रुप के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीदकर रतन टाटा पर एहसान कर रहे हैं। इस बात को रतन टाटा ने दिल से ले लिया और आपसी सहमति ना होने की वजह से डील अधूरी रह गई और वह अपने साझेदारों के साथ वापस चले आए। लेकिन उनको फोर्ड की बात बहुत चुभ रही थी और वह बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे और अपने सक्सेस से इस मीटिंग में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आ गया और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। टाटा ने धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनाई और साल 2004 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। अगले कुछ सालों तक कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाती गई, लेकिन लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी का प्रवेश अभी भी बाकी था और साल 2007 में एक खबर ने ऑटोमोटिव मार्केट को हिलाकर रख दिया। फोर्ड मोटर्स को उस साल अपने करियर का सबसे बड़ा घाटा हुआ। यह घाटा 12.8 लाख बिलियन यानी लगभग 98,000 करोड़ रुपए के बराबर था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में घाटे की भरपाई करने के लिए जून 2007 में फोर्ड ने अपने लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का निर्णय लिया। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने इन कारों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड अपने साझेदारों के साथ टाटा ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे और रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उसने पिछली मीटिंग में रतन टाटा को कही थी, लेकिन इस बार बात रतन टाटा के पक्ष में थी और बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा के शांत स्वभाव को इसी बात से जाना जा सकता है कि बिल फोर्ड से वह उस मीटिंग में अपने अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन उनको अपने प्रोग्रेस का कोई घमंड नहीं था। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी रतन टाटा की सोच का ही नतीजा है, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि टाटा नैनो फेल क्यों हुई? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में रतन टाटा भारत के हर घर में कार देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत के लोग 70,000 की स्कूटी खरीदने की बजाय खुद की एक कार खरीदें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाटा नैनो प्रोजेक्ट को शुरू किया
और एक ऐसी गाड़ी तैयार की जिसे मात्र 1 लाख रुपए में खरीदा जा सके। और इसको लॉन्च करने से पहले ही इसकी 2 लाख से ज़्यादा की यूनिट एडवांस में बुक हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके टाटा नैनो सफल नहीं हो पाई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम भारतीयों के मन में पहले से ही ऐसी धारणा बनी है कि जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। और लोगों को लगने लगा कि सस्ती कार होने की वजह से इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इसके फेल होने की और भी कई वजहें थी, जैसे कि साइज छोटी होने की वजह से इसे अच्छे रोड की ज़रूरत थी और भारत के गांव और कस्बों में उतने अच्छे रोड नहीं थे। इसके अलावा इस गाड़ी में वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग इसे बंद रिक्शा कहने लगे। ये शहरी और अमीर लोगों के लिए कभी बनी ही नहीं थी। कुल मिलाकर इतनी पब्लिसिटी के बावजूद भी टाटा नैनो फेल हो गई और 2018 में इसकी महज 1 कार की ही बिक्री हो पाई, जिसकी वजह से 2019 में इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते, वह तो सिर्फ काम करना जानते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी जगह पर 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को नियुक्त किया गया। लेकिन रतन टाटा ने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिसके मुताबिक उन्हें रतन टाटा के साथ 1 साल तक काम करने को कहा गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि रतन टाटा टाटा ग्रुप से रिटायर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वो काम काज में लगे हुए हैं और हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद अर्बन लैंडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी इन्वेस्ट किया। लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अभी भी वो चेयरमैन बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। ये तो रही रतन टाटा के कैरियर की बात। अब चलिए मैं आपको रतन टाटा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज भी शामिल है। रतन टाटा को पालतू जानवरों से काफ़ी लगाव है और इस वजह से उन्होंने कई पालतू कुत्तों को भी पाल रखा है। वे प्लेन उड़ाने का भी शौक रखते हैं, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। उनका काम करने का तरीका एकदम अलग है और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि टाटा में काम करना किसी सरकारी नौकरी में काम करने से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को अपने जीवन का लगभग 21 साल दिए और इन 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। और इसका नतीजा यह है कि आज के समय में कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सबका इलाज टाटा ने ही कराया था। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ रुपए की है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद के लिए दान कर देते हैं और यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन वह दिल के अमीरों की लिस्ट में टॉप पर हैं। सन 2000 में उनको भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण और सन 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उनको कई और अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनका कहना है कि मैं सही निर्णय में विश्वास नहीं करता, पहले मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।